दोस्तों, इतिहास के पन्नों में ऐसा कौन सा सम्राट था जिसने युद्ध का त्याग किया, और इस युद्ध का त्याग क्यों किया? बहुत सारे राजाओं में ऐसे कौन से राजा थे जिनको महान कहा गया? तो आइए इस वीडियो में इसी प्रकार के कई सवालों का जवाब देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से एसएनडी स्टडी सेंटर में। मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग इतिहास की कहानी को देख रहे थे, पढ़ रहे थे। मैंने पिछले वीडियो में प्री मौर्यन पीरियड के बारे में देखा और पढ़ा था कि 16 महाजनपदों में केवल मगध जनपद ही, मगध जो महाजनपद है, राजाओं के लड़ाइयों में ही जीत जाता है और फिर मगध कैसे एक शक्तिशाली जो है साम्राज्य बन जाता है। इस चैप्टर नंबर 7 में हमें अशोक के बारे में पढ़ना है ना, कि अशोक ने युद्ध का जो त्याग है किया वो क्यों किया। लेकिन सम्राट अशोक से रिलेट करने के लिए पहले की कहानी को जानना जरूरी था, ताकि आप सभी को इतिहास अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। इसलिए मैंने पार्ट 1 में, इस चैप्टर का जो पार्ट 1 हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें प्री मौर्यन युग के बारे में जानकारी दी थी। मगध में फिर से हर एक वंश का क्या हो जाते हैं, स्थापना हो जाती है, फिर से सुनाग वंश का और फिर नंद वंश का। इस प्रकार से हर एक वंश का जो होता है स्थापना हो जाता है। अब जो है मौर्य वंश की स्थापना होती है और इसके संस्थापक अशोक के जो दादाजी होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने करते हैं। उनके जो गुरु होते हैं चाणक्य, वो गुरु की सहायता लेकर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। इस प्रकार से अशोक को क्या मिलता है, अपनी राजगद्दी मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कि अशोक जहाँ रहा करते थे उस जगह को साम्राज्य बोलते थे, है ना। अशोक जहाँ रहते थे, जहाँ पे शासन किया करते थे, उस जगह को साम्राज्य बोलते थे, ठीक है। और अशोक को सम्राट कहा जाता था। तो दोस्तों ऐसा क्यों कहा जाता था, है ना, उस जगह को साम्राज्य क्यों कहा जाता था? राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर होता है ना। राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर होता है? राज्य उनको क्यों नहीं कहा जाता था, साम्राज्य कहा जाता था, क्यों? तो दोस्तों राज्य जो है एक छोटे माने साम्राज्य की अपेक्षा छोटा होता है, ठीक है। साम्राज्य जो है राज्य से बड़ा होता है, साम्राज्य जो है राज्य से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। साम्राज्य जो है राज्य से बड़ा हो जाता है और उसकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं का जरूरत होती है राजा को, है ना। राजा को क्या हो जाती है, बड़ी सेना का जरूरत हो जाता है, एक टोली का जरूरत हो जाता है सेनाओं के। इसलिए सम्राट को राजा की तुलना में ज़्यादा संसाधन की जरूरत पड़ती थी। क्या पड़ती थी? राजाओं को, है ना, जो सम्राट होते हैं उनको राजा की तुलना में उन सब की देखभाल करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा संसाधन की जरूरत होती थी। इसी कारण सम्राट को कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी की जरूरत थी। कर इकट्ठा करने वाले किसकी? अधिकारी की जरूरत थी। अब बात करते हैं अशोक की प्रारंभिक जीवन की। तो दोस्तों अशोक की जो प्रारंभिक जीवन है वो बहुत ही विद्रोह से भरा हुआ था, है ना। अशोक का जो प्रारंभिक जीवन है बहुत ही विद्रोह से भरा हुआ था और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था, है ना, इनका जो राज्याभिषेक हुआ था 4 साल तक लड़ा और उसके बाद इनका राज्याभिषेक हुआ था। और कहा जाता है कि इनको जब राजगद्दी मिली, इन्होंने 99 भाइयों का हत्या कर दिया था, है ना, 99 भाइयों को मार दिया था, तब ये अपने राजगद्दी पर बैठे थे। उसके बाद कलिंग युद्ध होता है, हाँ, उसमें जब इतना सारा खून खराबा होता है, उन्होंने बहुत सारे खून खराबा को देखा, भयावह खून खराबा को देखते हैं, तब क्या होता है, उनको बहुत दुख होता है, दुख पहुंचता है। तो कलिंग युग के बाद उन्होंने क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, उनकी दीक्षा को ग्रहण कर लेते हैं और बौद्ध धर्म से प्रेरित हो जाते हैं। अब वो क्या करते हैं कि वो अपने जो विचार होते हैं, उनके जो मैसेज होते हैं, वो अपने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अशोक का धर्म की, ठीक है। तो इन सभी टॉपिकों के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो हमने साम्राज्य के प्रशासन के बारे में देखते हैं कि वहाँ के जो साम्राज्य हैं वो कैसा था। उससे पहले साम्राज्य में जो शहर थे, साम्राज्य में जो नगर थे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो साम्राज्य में जो बड़े बड़े नगर आपको देखने को मिलता है ना, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, साम्राज्य में जो नगर है
यहाँ पे तक्षशिला आपको दिख रहा है ना, ये तक्षशिला है, पाटलिपुत्र है और उज्जैन है। ये 3 प्रमुख नगर आपको देखने को मिलता है और ये तीनों प्रमुख नगर जो है इसकी अपनी अपनी खासियत है। ये जो पाटलिपुत्र है ना, पाटलिपुत्र क्या है? पाटलिपुत्र एक कैपिटल है, एक राजधानी है ना। पाटलिपुत्र जो है राजधानी इसको माना जाता है। और तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला एक प्रकार का द्वार है ना, माने कि एक गेट है ना, गेटवे टू नॉर्थ वेस्ट इन। ये जो है तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जो जाने आने का मार्ग था वो इसका द्वार है तक्षशिला, ठीक है। और उज्जैन की बात करें तो उज्जैन जो है उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जो जाने वाली रास्ता है उसमें पड़ता है, उसके बीच में पड़ता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। आपको दिखा रही हूँ, मैं आपको चित्र दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको तक्षशिला देखने को मिल रहा है ना। ये जो तक्षशिला है ये उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। मतलब कि ये जो तक्षशिला था ये द्वार था, ये इधर से ही लोग क्या करते थे, इंडिया में इंटर करते थे, ठीक है। इंडिया में क्या करते थे, लोग इंटर करते थे और यहीं से लोग क्या करते थे, इस यहाँ पे ये पाटलिपुत्र है, यहाँ पे कैपिटल है, ठीक है। और ये उज्जैन जो है ये रास्ते में पड़ता है। किसके रास्ते में? तो उत्तर भारत से दक्षिणी भारत जो जाने वाली रास्ता है, ये उत्तर भारत माने कि ये उत्तर भारत है और इधर से इस दक्षिणी भारत में जो जाने वाली रास्ता है इसके बीच में ये उज्जैन पड़ता है। और ये जो तक्षशिला है आप समझ ही गए हैं कि ये नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है और ये एक प्रकार का द्वार है जो एशिया के लोग हमारे भारत में क्या करते थे, एंटर करते थे, ठीक है। तो आप इतना समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम शहर में कौन कौन रहते थे। अब बात करते हैं इस पर कि शहर में कौन कौन रहते थे, है ना। साम्राज्य में जो शहर है पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, अब इन शहरों में कौन कौन रहते थे? तो शहर में जो रहते थे वो व्यापारी रहते थे, शहर में व्यापारी रहते थे, ठीक है। अब उसके बाद अधिकारी रहते थे और शिल्पकार रहते थे। ये जो 3 वर्ग के लोग थे वो शहर में रहते थे। उसके बाद गांव में जो रहते थे वो किसान और पशुपालक रहते थे। गांव में कौन रहते थे? किसान रहते थे और पशुपालक रहते थे। किसान और पशुपालक आपको गांव में देखने को मिलेगा। और जंगल के क्षेत्र में आपको शिकारी करने वाला शिकारी मिलेंगे और खाद्य संग्राहक आपको देखने को मिलेगा। माने कि जहाँ जहाँ लोग इस साम्राज्य में रहते थे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि शहर में कौन कौन रहते थे। आप 3 वर्ग के लोगों को देखा, व्यापारी, अधिकारी और शिल्पकार। ये तीनों लोग आपको शहर में देखने को मिलता है, ठीक है। और अदर एरिया में भी जो लोग रहते थे, जैसे गांव में रहते थे, जंगल में भी लोग रहते थे। तो गांव में जो लोग रहते थे वो पशुपालक होते थे और किसान होते थे। जंगल में जो लोग रहते थे वो शिकारी होते थे और खाद्य संग्राहक होते थे, यानी कि शिकारी और पशुओं को यानी कि जंगली जानवरों को या फिर शिकार करने वाला होता था, ठीक है। और खाद्य संग्राहक जो भोजन को क्या करता था, इकट्ठा करता। अब इन तीनों में क्या होता था कि माने कि जो गांव में जो लोग रहते थे वो और जो जंगल में रहते थे वो, इनको क्या था, इन क्षेत्र में जो लोग रहते थे उनकी अलग अलग भाषा होती थी, उनकी अपनी अपनी क्या होती थी, अपनी अपनी एक भाषा होती थी। वो अलग तरह के अलग अलग कपड़े पहनते थे और अलग अलग भोजन करते थे, ठीक है। ये जो था ना अलग अलग प्रकार से ये रहा करते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं साम्राज्य में शासन करने का, है ना, कि साम्राज्य में प्रशासन किस प्रकार से होता था। तो इस टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य जो है बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग प्रकार से शासन किया जाता था। मौर्य साम्राज्य जो था वो बहुत ही बड़ा था, इसलिए क्या होता था, अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से वहाँ पे शासन किया जाता था, ठीक है। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के जो इलाका था, है ना, ये जो पाटलिपुत्र है आपको, पाटलिपुत्र और इसके आसपास का जो इलाका था वो सीधे किसके नियंत्रण में रहता था, सम्राट के नियंत्रण में रहता था, ठीक है। जिसको यानी कि वो केंद्र में होता था, सम्राट के नियंत्रण में जो होता था वो केंद्र में, यानी केंद्र के आसपास, केंद्र में जो, जैसे ये पाटलिपुत्र है राजधानी है, केंद्र है, ठीक है। तो ये केंद्र पर जो है नियंत्रण सीधे सम्राट का होता था, ठीक है। अब इसका भी नियंत्रण कौन करता था, जैसे कि अब इन प्रांत है, केंद्र और प्रांत के बीच के जो क्षेत्र है उस पर और जंगल क्षेत्र पर, इन सभी पर प्रशासन लगा हुआ था, ठीक है। अब सम्राट को गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों और शिल्पकार जो होते थे, है ना, और फिर व्यापारी होते थे। जैसे कि यहाँ आपको सभी शहर में कौन कौन रहते थे, कौन कौन इस साम्राज्य में रहते थे, तो व्यापारी, अधिकारी, शिल्पकारी, किसान, है ना, शिल्पकार, किसान, शिकारी, ये सब थे। तो इन सभी को क्या करते थे, इन सभी के लिए सम्राट कर इकट्ठा करने के लिए एक राजा को नियुक्त किया था, ठीक है। कर इकट्ठा इन सभी से
इन सभी वर्गों के लोगों से कर इकट्ठा करने के लिए क्या किया, एक राजा अधिकारी को नियुक्त किया। और इन राजा अधिकारी जो भी आदेश होता था, जो भी आदेश देते थे इन लोगों को, उनको वो मानना पड़ता था। अगर ये लोग राजा अधिकारी का आदेश का उल्लंघन करते थे तो इन्हें सजा भी भुगतना पड़ता था। और ये जो सजा है, ये जो सम्राट नियुक्त करते थे राजा अधिकारी को, वही राजा अधिकारी जो है इन वर्गों के लोगों को सजा देते थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या जो राजा अधिकारी नियुक्त किए गए थे सम्राट के द्वारा, तो क्या उन राजा अधिकारियों के ऊपर कोई नियंत्रण रखने वाला नहीं था? तो ऐसा नहीं है, उनके भी ऊपर नियंत्रण रखने वाला था। तो उनके ऊपर जो है सम्राट जो है किसको, राज परिवार को और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सम्राट उस पर क्या नजर रखते थे, नियंत्रण रखते थे। ठीक है, अब सम्राट के भीतर जो प्रांत होते हैं, है ना, अब जो प्रांत की बात करते हैं, जो प्रांत होते हैं इसमें क्या होता था, राजधानी से शासन होता था। प्रांत में जो क्या होता था, राजधानी से शासन किया जाता था और पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। सीधे कहाँ से, पाटलिपुत्र से इन प्रांत पर नियंत्रण रखा जाता था। यहाँ का जो गवर्नर होता था वो राजकुमार को बनाया जाता था। ठीक है, यानी कि प्रांत में जो गवर्नर होता था वो किसको बनाया जाता था, राजकुमार को बनाकर भेजा जाता था। ठीक है, और इस प्रादेशिक का जो केंद्र था, है ना, इसके जैसे केंद्र है और प्रांत है, इनके बीच में जो केंद्र पड़ता है, इनके बीच का जो क्षेत्र है ना, केंद्र और प्रांत के बीच का जो क्षेत्र है ना, वो क्या था, आने जाने का मार्ग था। ठीक है, क्या है, आने जाने का एक ऐसा मार्ग था, मार्ग और नदियों का नियंत्रण रखा जाता था इन क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में क्या होता था, मार्ग पर और नदियों पर नियंत्रण रखा जाता था। ये आवागमन के लिए महत्वपूर्ण था। ये जो मार्ग है और नदी है, ये क्या है, आवागमन के लिए महत्वपूर्ण था। और यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन मिलता था, है ना, जो भी संसाधन उन्हें मिलता था, कर और भेंट मिलते थे, जो भी वो क्या करते थे, वो रख लेते थे, है ना। जैसा कि आपको उत्तर पश्चिम भारत में कंबल के लिए और दक्षिण भारत में सोना और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। मतलब कि जो उत्तर भारत में, जो पश्चिम भारत में कंबल उनको भेंट दी जाती थी और दक्षिण भारत में सोना और कीमती पत्थरों उनका जो संसाधन था वो प्रसिद्ध था। ठीक है, और ये जो संसाधन था उनको नजराने के रूप में इकट्ठा किया जाता था। अब बात करते हैं कि नजराने क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अब नजराने की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे नजराने की हम बात करते हैं तो नजराने, यहाँ जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना क्या है, अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता है। मतलब कि जो कर जो है उसका एक रूल था कि हाँ इतना इतना समय में आपको कर दे देना है, लेकिन नजराना जो है वो उसका कोई नियम नहीं था, उसका कोई नियमित समय नहीं था, वो अनियमित था। जब चाहे, जब भी उसको संभव मिले, जब भी उसको मौका मिले, तब वो उसको इकट्ठा कर लिया जाता था, उसी को नजराना बोलते हैं। ठीक है, ऐसे में नजराने जो है विविध पदार्थों के रूप में प्राय लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से उसे देते थे। मतलब कि नजराना जो है स्वेच्छा से दिया जाता था, एज अ गिफ्ट। ठीक है, एज ए इसको गिफ्ट माना जाता है। ठीक है, अब नजराना यहाँ आप समझ गए हैं कि नजराना क्या होता है। जंगल के क्षेत्रों में जो लोग रहते थे वहाँ प्रशासन कैसा था, तो जंगल वाला जो इलाका है वहाँ के लोग काफ़ी स्वतंत्र होते थे। ये जो आपका चौथा है, जो जंगल के क्षेत्र वाला जो इलाका है, वहाँ के लोग जो रहते थे वो काफ़ी क्या होते थे, स्वतंत्र किस्म के आदमी होते थे, स्वतंत्र होते थे। उनसे ये उम्मीद की जाती थी, उनसे माने जंगल में जो लोग रहते थे उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे क्या करें, जंगल से पदाधिकारियों को क्या करें, हाथी को, मधु को, लकड़ी को, मोम को, इन सभी चीज़ों को लाके पदाधिकारी को क्या करें, दे दे। ये ऐसा उम्मीद की जाती थी जंगल के क्षेत्र में रहने वाले लोगों से। ठीक है, अब अशोक जो है एक अनोखा सम्राट है। तो कैसे एक अनोखा सम्राट है, देखिए, अशोक जो है मौर्य वंश का एक सबसे प्रसिद्ध शासक था। अशोक जो था वो मौर्य वंश का एक सबसे क्या है, प्रसिद्ध और ताकतवर शासक था। वह पहले शासक थे जो अभिलेख के क्या कर रहे थे, देखिए वो क्या कर रहे थे ना, कि अभिलेख के द्वारा, है ना, अभिलेख के द्वारा अपने मैसेज को, अपने संदेश को लोगों तक क्या कर रहे थे, पहुंचा रहे थे। उनका जो संदेश था, उनका जो मैसेज था वो किस लिपि में था, वो ब्राह्मी लिपि में था और प्रकृति भाषा में था। प्रकृति भाषा इसलिए कि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए वो मैसेज। ठीक है, दूसरा बात ये भी था कि अगर उनको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, यानी कि अगर लोगों को पढ़ने नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या करते थे, उसको माने पढ़ के सुनाने के लिए भी
आदमी को रखा था, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कलिंग युद्ध की बात है ना, अशोक का कलिंग युद्ध की बात। तो कलिंग युद्ध जो है आज का जो उड़ीसा है उसी के आसपास हुआ था। कलिंग जो है तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, जो उड़ीसा है उसी के आसपास उसी का तटवर्ती नाम है ना। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध किया था। कलिंग को जीतने के लिए अशोक ने क्या किया था? एक युद्ध किया था। अब अशोक ने उस युद्ध को क्या कहा? कलिंग युद्ध कहा। ये माने कि इस युद्ध को क्या कहा जाता है? कलिंग युद्ध कहा जाता है। ठीक है, और कलिंग युद्ध में ये मतलब कि इनका जो जीत था बहुत ही बड़ा था। इस युद्ध में बहुत ज़्यादा हिंसा हुई, इस युद्ध में बहुत सारा खून बहा है ना। और इन सब को देखे कि अशोक क्या हो गए? दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। उनको लगा कि इतना सारा खून जो है, वो इतना सारा खून को देखकर बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गए। और इसके बाद ही वो क्या किए? अपने फैसला को बदले और कहा कि भविष्य में मैं फिर कभी भी युद्ध नहीं करूँगा। ठीक है, और उन्होंने इसके बाद बौद्ध जो धर्म है उससे क्या हो गए? प्रेरित हो गए। उनका जो प्रचार है उससे वो प्रेरित हो गए, उनको वो अपना लिए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कलिंग युद्ध के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देखिए। कलिंग युद्ध की जो वर्णन है वो अशोक ने क्या किया? एक अभिलेख में बताया है। अपने अभिलेख में अशोक ने ये बात कही थी कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग युद्ध विजय की। मैंने कलिंग जो युद्ध है उसमें लड़ा था, उसमें वो जीत गया था। ठीक है, अशोक ने जब वो राजा बन गए थे उसके 8 साल बाद कलिंग की लड़ाई हुई। ठीक है, 1.5 लाख लोग उसमें बंदी बनाए गए। लगभग कलिंग युद्ध में कितने? 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे उनको क्या हुई? अपार दुखी हुई है ना। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। उसमें ब्राह्मण भी और ब्राह्मण भी मारे जाते हैं। ठीक है, जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को क्या करते हैं? खो देते हैं। यानी कि यहाँ पे किसी भी प्रकार से युद्ध की जो बात है वो सही नहीं यहाँ पे दर्शाया गया है, इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। ये सब जो बात है अशोक ने अपने अभिलेख में है ना, अभिलेख में बताया है कि मतलब हमें अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, मुझे पछतावा हो रहा है कि हमने ये युद्ध किया। ठीक है, अब यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है कि इसलिए वो क्या करता है? पछता रहा था और वो मैंने एक धम्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जितना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसलिए उन्होंने क्या किया? अभिलेख में अपने विचारों को, अपने मैसेज को खुदवाया था। ठीक है, तो अब हम जानेंगे यहाँ पे अशोक का धम्म क्या था, अशोक के धम्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, अशोक का जो धम्म है, अशोक के धम्म में आपको 2 चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, पहला जो किसी देवी देवता का क्या करता है? पूजा न करना, दूसरा कोई कर्म कांड न करना। ये ऐसा इसलिए इन्होंने किया, ऐसा क्यों किया? तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको क्या हो गया था? मतलब बहुत ज़्यादा वो दुखी हो गए थे। उनके साम्राज्य में बहुत सारी समस्या थी। उनके साम्राज्य में जो था क्या था? बहुत सारी समस्या थे। वो क्यों समस्या पैदा हुई? तो उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग थे है ना, उनकी वजह से टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की क्या चढ़ाती थी? जानवरों की बलि चढ़ा दी जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था है ना। परिवारों और पड़ोसियों के साथ झगड़ा होता था। यानी कि बहुत सारी समस्या जो थी उनकी राज्य में होती थी। ठीक है, और इन सभी समस्या को देखकर उनको लगा कि ये सभी जो है मेरे राज्य की ही प्रजा है और जिस प्रकार से अपने पिता अपने बच्चे को एक सही
मार्गदर्शन करते हैं। उनका पिता का क्या होता है, उन पिता का कर्तव्य होता है कि उनका बच्चा जो है एक सही रास्ते पर चले। इसलिए उनको ऐसा अभाव हुआ, माने ऐसा आभास हुआ उनको कि मैं भी तो एक राजा हूँ, मैं भी तो एक क्या हूँ, मैं भी तो एक सम्राट हूँ और मेरे अंदर बहुत सारे प्रजा है और मेरे प्रजा को दुख है, तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं भी उनकी समस्या को सुनूं और उनको निवारण करने का उपाय ढूंढूं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, धम्म को अपनाया। और धम्म में ऐसा कहा गया कि किसी भी देवता का पूजा न करो और कोई भी कर्मकांड न करो, कोई भी जानवरों का बलि न चढ़ाओ, है ना। अब धम्म के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक अच्छी शिक्षा देने का फैसला किया। ठीक है, इसलिए उन्होंने धम्म महामता, है ना, धम्म महामात नाम के अधिकारी को, धम्म महामात, ठीक है, क्या नाम है, धम्म महामात नाम के जो अधिकारी है उसको क्या किया, नियुक्त किया। किस लिए, शिक्षा देने के लिए, कि जगह जगह धम्म की शिक्षा दो। अशोक ने अपने संदेश को शिलालेख में खुदवाया और स्तंभ में खुदवाया। ठीक है, ताकि वो जो मैसेज है लोगों तक क्या किया जाए, पहुंचाया जाए। ठीक है, और यह भी अधिकारी को निर्देश दिया कि अगर लोगों को पढ़ने नहीं आई ये मैसेज को तो क्या करो, तुम उसे पढ़ के सुनाओ, ताकि वो सुन के भी शिक्षा को ग्रहण कर सके। ठीक है, और इस विचार का जो प्रसार प्रसार हुआ वो बहुत दूर दूर तक हुआ, यहाँ तक कि सीरिया में भी, यानी कि फॉरेन कंट्री में भी, सीरिया हो गया, मिस्र हो गया, ग्रीक हो गया, श्रीलंका, इन सभी जगहों पर क्या हुआ, उनका विस्तार हुआ। उन्होंने सड़कों का भी निर्माण करवाया, कुआं को भी खुदवाया, है ना, विश्राम गृह भी बनवाया और लोगों के लिए, है ना, चिकित्सालय का भी व्यवस्था करवाया। ठीक है, तो इन सब के वजहों से अशोक क्या हो गए, महान बन गए और इनको सम्राट कहा जाता है, अशोक द ग्रेट। ठीक है, आपको यहाँ पे एक स्तंभ देखने को मिल रहा है जो अभी प्रेजेंट कहाँ पे, बिहार में है ये, है ना। अब इसको राष्ट्रपति भवन में रख दिया गया है। एक मूर्तिकला का नमूना है जो एक पिलर में बनवाया गया है। और इस तरह के पिलर में क्या करते थे, अशोक ने अपने विचार को, अपने संदेश को खुदवाते थे। ठीक है, आपने पैसों में शेरों का चित्र देखा होगा, अशोक स्तंभ का देखा होगा, तो यहीं से ये आता है। ठीक है, आपने जो पैसे में देखते हैं शेर का चित्र, ठीक है, तो इसका पीछे इतिहास का एक कहानी था जो मैं आपको बता दी। ठीक है, और इसके आगे भी कुछ कहानी है, वो आपको अगले, मतलब कि आप जब से जैसे हाई क्लास में जाएंगे वैसे वैसे आप उसको पढ़ेंगे। ये जो है पत्थर को काट कर बनाया गया है, ये जो स्तंभ है ये पत्थर से काट कर बनाया गया हुआ है। ठीक है, ये शेर वाला स्तंभ शीर्ष है, स्तंभ यानी कि एक पिलर बनाया जाता था, उसके ऊपर ऐसा स्तंभ बनाया जाता था। ठीक है, और ये जो स्तंभ है आपको पैसों में भी आज भी देखने को मिलता है। अपनी प्रजा के लिए अशोक ने एक संदेश लिखा था जिसमें है कि लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं, जैसे कि बच्चे अगर बीमार पड़ते हैं और उनके बच्चे का जब विवाह होता है ना, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं तब तरह तरह के क्या करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। यह कर्म कांड जो है किसी भी काम का नहीं है अगर आपका कर्म अच्छा नहीं है तो। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीति से माने तो यह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है, मतलब कि ये जो है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों का दया, माने सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, है ना। अपने धर्म की प्रशंसा, अपनी धर्म की प्रशंसा और निंदा, अपनी धर्म की प्रशंसा और दूसरों की धर्म की निंदा, दोनों ही बातें क्या है, गलत है। हर किसी को दूसरे धर्मों का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे की धर्म की बुराई करता है तो यह वास्तव में अपनी धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे की धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ये उन्होंने क्या कहा था अपने अभिलेखों में, एक बहुत महत्वपूर्ण ही संदेश को गुदवाया था। वो इसलिए क्योंकि लोग जो है आपस में लड़ाइयाँ ना करें, क्योंकि उनके साम्राज्य में बहुत सारे धर्मों के लोग रहा करते थे और इस धर्म के ऊपर ही उन्होंने इन संदेशों को कि आपको किसी भी अनुष्ठान को करने से कोई फायदा नहीं है अगर एक दूसरे के धर्म की प्रशंसा ना करें और उनकी सम्मान ना करे। तो दोस्तों आज आपका ये चैप्टर हो गया ख़त्म,
है ना। अशोक से रिलेटेड जो भी आपका क्लास 6 एनसीईआरटी में दिया हुआ था, आपको ये चैप्टर के ये अंतिम तक आपको पूरा मैं बता दी हूँ। अगर आप इसके पहले वाले पार्ट को आप नहीं देखे होंगे तो आपको नहीं ये उतना समझ में आएगा, क्योंकि ये पूरा जो है इसके एक जो चैप्टर है प्री मौर्यन युग का वो छोड़ा हुआ है, उसको मैं कराई हूँ पार्ट 1 में, तो आप उसे जाके देख लीजिए ताकि आपको ये जो स्टोरी है वो पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कोई भी डाउट हो तो हमसे ज़रूर पूछिए कमेंट में। धन्यवाद।